नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, एमपी जीके का मध्य प्रदेश का ये कौन सा लेक्चर है? नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, किन किन टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो लेक्चर है वो एमपीपीएससी मेंस, ठीक है, प्रीलिम्स और जो अदर वनडे एग्जामिनेशन है, ठीक है, उनके हिसाब से, सभी के हिसाब से जो है मध्य प्रदेश के लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। एमपीपीएससी मेंस के अप्रोच रख के तो मैं पढ़ा ही रहा हूं पूरा का पूरा, साथ में प्रीलिम्स में भी काफी अगर डेप्थ क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं, तो वहां तो काम आएगा ही आएगा। साथ में वनडे एग्जामिनेशन में भी आपको आजकल काफी ज्यादा जो एमपी है वो डेप्थ पूछा जा रहा है, तो हर जगह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो है इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें आगे कि हमारे जो आज के डिस्कशन के टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वनों से रिलेटेड, है ना। मेनली किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं? मध्य प्रदेश में वनों से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि वनों का महत्व क्या है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, स्पेशली एमपी के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट जो हम इस पर डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में वन नीति, है ना। हम किसकी यहां पर बात करेंगे? मध्य प्रदेश में वन नीति की बात करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश, हम पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे। इसमें हम दो वन नीतियों की बात करेंगे, 1952 और नई वन नीति 2005 की, जिसमें नई वन नीति जो 2005 है उसके बारे में हम काफी ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा हम बात करेंगे वन जो विकास निगम है, वन विकास निगम, हम इसकी थोड़ी सा चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के तहत अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसमें हम आगे पर्टिकुलर बात करेंगे वनों का वर्गीकरण। ये टॉपिक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है वनों का वर्गीकरण मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, इसको हम पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड ये टॉपिक्स हम कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम पर्टिकुलर नेशनल पार्क्स, ठीक है, जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं वो, नेशनल पार्क्स, हमारे जो अभयारण्य है, सेंचुरीज हैं वो, और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे, यहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, और कुछ फैक्ट्स मैं पहले ही आपको समझा दूं ताकि वो फैक्ट्स आपके क्लियर रहेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर यहां पर होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वनों के मामले में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का पूरे भारत में स्थान कौन सा है, ये सबसे अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि वनों के मामले में मध्य प्रदेश का पूरे ऑल ओवर द जो इंडिया है उसमें क्या स्थान होता है। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, वनों में प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है, मतलब सर्वाधिक फॉरेस्ट पूरे इंडिया में कहां पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। मैं बता दूं आपको, नंबर 1 पर आता है एमपी, ठीक है, उसके बाद है अरुणाचल, है ना, उसके बाद कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट, और उसके बाद आपका आता है ओडिशा या ओडिशा, और उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो स्टेट हैं, ये एक लाइन से 5 स्टेट, जिसमें नंबर 1 पर कौन सा स्थान, किसका स्थान है? मध्य प्रदेश का स्थान है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो वनों के मामले में नंबर 1 पर अगर पूरे ऑल ओवर दी इंडिया है तो वो कौन है? मध्य प्रदेश है। लगभग 31% जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, उस कुल क्षेत्रफल का, कुल एरिया का जो 31% के आसपास जो है, कुछ जगहों पर 31 से 32% दिया हुआ है। ठीक है, कुछ जगहों पर 31 पॉइंट समथिंग कुछ दिया है, कुछ जगहों पर 30.7% के आसपास दिया है, पर लगभग 31% के आसपास हम लेकर चले तो मध्य प्रदेश का इतना जो क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित है, मतलब कवर्ड बाय फॉरेस्ट। वो किससे कवर है? पूरा फॉरेस्ट के थ्रू कवर किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का वनों के मामले में अपना ही विशिष्ट स्थान पूरे भारत में है, क्योंकि सर्वाधिक ज्यादा मात्रा में वन जो है हमारे यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक,
अब थोड़ा सा हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की, और सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा था कि वनों का महत्व। जब अगर वनों का महत्व आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको आगे की चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने में मजा आएगा। तो सबसे पहले वनों का महत्व समझते हैं कि वनों का महत्व क्या है। चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कहीं पर भी, वनों का महत्व जो है वो तो वही रहेगा। ठीक, वनों के महत्व की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैव विविधता में। जैव विविधता मतलब कि मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में वनों का अपना बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वनों में आप देखते हैं बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए आपको मिलेगी, जिसमें आपको जो फोना और फ्लोरा है दोनों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। फोना किससे रिलेटेड है? एनिमल से, ठीक है, और बर्ड्स वगैरह से, पक्षियों से रिलेटेड है। और जो आपका फ्लोरा है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है पादप मतलब प्लांट से रिलेटेड ये कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी जो है, जो जैव विविधता जो है वनों में काफी, वनों की वजह से ही हमें देखने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है। वो बायोडाइवर्सिटी का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी मेंटेनिंग इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है, मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र को अच्छे तरीके से मेंटेन करता है और उसको संतुलित बनाकर रखता है। कैसा बनाकर रखता है? संतुलित बनाकर रखता है, मतलब बैलेंस बनाकर इसका रखता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो अगली बात इसमें क्या होगी? मनोरंजन के लिए वनों का अपना महत्व। हम नेशनल पार्क वगैरह घूमने जाते हैं, मनोरंजन जो रिक्रिएशन है, मनोरंजन है, उसमें वनों का काफी ज्यादा महत्व है। मैं शॉर्ट में यहां पर समझा रहा हूं आपको इसको, क्योंकि आप आगे एलिब्रेट कर ही देंगे। औषधि, मेडिसिन, ठीक है, इसमें वनों का अपना महत्व है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश ने संजीवनी संस्थान कहां पर स्थापित किया है? भोपाल में। कौन सा संस्थान? संजीवनी संस्थान, जो कहीं ना कहीं वनों में औषधि के वितरण और औषधि के महत्व को और औषधि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में बनाया गया है। कौन सा संस्थान? संजीवनी संस्थान, है ना। कहां पर स्थित है? भोपाल में संजीवनी संस्थान जो है स्थित है। फिफ्थ पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, उद्योग, रॉ मटेरियल। उद्योगों में जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा कहां से उपयोग होता है? वनों से ही उपयोग होता है। मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो हमारी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हिस्सा किस पर डिपेंड है? वनों पर डिपेंड है। क्लियर? तो उद्योग वगैरह में भी जो है वनों का अपना बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि कच्चा माल वनों से मिलता है। पहले मैं बता चुका हूं, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है कच्चा माल वो कहां से मिलेगा? वनों से मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अनुसंधान मतलब कि रिसर्च। रिसर्च में भी वनों का अपना बहुत बड़ा योगदान होता है। नई नई औषधियों की रिसर्च, नए नए प्लांट्स की रिसर्च, वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च, जो सारे अनुसंधान वगैरह होते हैं कहीं ना कहीं कहां से रिलेटेड है? वनों से ही रिलेटेड है। उसका मनोरंजन के अंदर एक और बात आ सकती थी, उसको मैं अलग से यहां पर ले रहा हूं कि पर्यटन। वो पर्यटन में कौन सा पर्यटन? जो प्राकृतिक पर्यटन है, ठीक है, जो नेचुरल पर्यटन है, मतलब जो नेचुरल टूरिज्म है, उसमें भी कहीं ना कहीं वनों का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर कहीं ना कहीं देखें तो जो वन है वो किसी भी स्टेट की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उस अर्थव्यवस्था में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं, है ना। किसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं? अर्थव्यवस्था में उनका काफी बड़ा योगदान कहीं ना कहीं देखने के लिए हमें मिलता है। और बहुत बड़ा योगदान जो है इकोनॉमी में, इंडस्ट्रीज वगैरह इन सब की हेल्प से हम देख ही रहे हैं आज के समय में भी। ठीक, तो वनों से हमें दो तरह के लाभ होते हैं। अगर मैं लाभ की बात करूं तो वनों से कितना तरह के लाभ होते हैं? दो तरह के लाभ होते हैं। अगर वनों का महत्व आपको है तो अब इस तरीके से समझा दे उसको, लेकिन अगर वनों के से लाभ की अगर मैं बात करूं तो वनों से दो तरह के लाभ हमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे जाकर इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा जो वन डे एग्जामिनेशन के हिसाब से काम आएगी, लेकिन कहेंगे आप लेंदी लेक्चर्स को ही देखें मध्य प्रदेश में तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, स्पेशली जो अदर एग्जामिनेशन है पीएससी को छोड़कर उन सबके लिए भी। तो देखो, अगर हम वनों के लाभ की बात करें तो वनों से हमें दो तरह के लाभ होते हैं। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट्स, प्रत्यक्ष लाभ, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, मतलब कि अप्रत्यक्ष लाभ। अगर मैं प्रत्यक्ष लाभ की बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से वन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बहुमूल्य लकड़ी का भंडार, ठीक है, और जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों को, जैसे मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसे प्रतिवर्ष लगभग 500 से 600 करोड़ के बीच में जो है राजस्व वनों से प्राप्त होता है। कितना राजस्व मिलता है वनों से? 500 से 600 करोड़ के लगभग राजस्व जो है वनों से ही प्राप्त कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुमूल्य लकड़ी और अन्य चीजों के उत्पादन में वनों से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। उत्तम चारागाह वनों में हमें मिल जाता है मवेशी वगैरह को चराने के लिए। ये डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो हम डायरेक्ट बेनिफिट लेते हैं। वनों से हमें भिन्न प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियां, ये सब हमें मिलती हैं। ठीक, और लगभग इन जड़ी बूटियों के माध्यम से ही जो राज्य सरकार है प्रतिवर्ष 5 से 10 करोड़ रुपए की आय जो है मध्य प्रदेश में प्राप्त कर रही है। इन पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चले
ठीक है, ईंधन प्राप्त किया जाता है वनों से, है ना, जो जलाऊ लकड़ी वगैरह वो मिल जाती है, जानवरों की खाल जो है वनों से मिल जाती है। प्रतिवर्ष लगभग 20 से 30 लाख रुपए की खाल जो है मध्य प्रदेश में वनों से प्राप्त जो है वाइल्ड लाइफ उससे प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पर चीड़, देवदार, सागौन इन सबके वृक्ष हैं, ठीक है, और ये सब जो वृक्ष हैं ये अन्य उत्पादन जो अन्य जो चीजें हैं उनका उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यटन स्थल तो हम विकसित कर ही रहे हैं, तो ये सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वनों से। प्रत्यक्ष लाभ कौन से हैं वनों से, वो हम देखते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको लिखकर बता देता हूं। अप्रत्यक्ष लाभ वैसे मतलब जो डायरेक्ट ना मिल रहा है, ठीक है, लेकिन किसी न किसी रूप में आपको मिल ही रहा है, मतलब इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो आपको डायरेक्ट ना मिलते हुए किसी न किसी रूप में मिलते हैं, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स यहां पर होते हैं। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो सबसे पहला, बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वन, है ना। किसके नियंत्रण में, बाढ़ नियंत्रण में। जो फ्लड्स वगैरह होती हैं उनको कंट्रोल करने में भी वनों का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो मृदा अपरदन होता है, जो सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, जो मृदा अपरदन है, ठीक, जो सॉइल इरोजन है, कहीं ना कहीं वन जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर रखते हैं, क्योंकि अपनी जड़ों से जो है मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर अगला पॉइंट ही बना दो इसको तो काम सही रहेगा, सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन कौन करता है, फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है भूमिका निभाते हैं। उसके बाद ये जो है एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर में जो आपकी जलवायु है, उस जलवायु को भी बैलेंस कर रखने का काम करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, ये बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, मतलब इकोसिस्टम को संतुलित करते हैं। मैं सीधे सीधे अगर यही बोलूं तो जो बात यहां पर बन जाएगी। उसके अलावा भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरक शक्ति क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि वनों की जो पत्तियां वगैरह होती हैं तो जो फर्टाइल लैंड है, ये फर्टाइल लैंड का निर्माण करते हैं। लैंड जो है यहाँ पर वो कैसी बनाते हैं, वो फर्टाइल बनाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट लाभ है, कहां से, वनों से। ये अप्रत्यक्ष लाभ आपको देखने के लिए मिल रहा है वनों से, ठीक। इसमें मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब चीज आपने सुनी हुई, आप आसानी से समझ भी सकते हैं, ठीक। इसके अलावा वर्षा को आकर्षित करते हैं, मतलब कि जो रेन है वर्षा को कराने में सहायक होते हैं, ठीक है। रेन जो है आपको पता है, फॉरेस्ट अगर अच्छे होंगे तो रेन अच्छे तरीके से होगी। इसलिए आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, जो पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, वहां पर काफी अच्छी मात्रा में आपको बारिश देखने के लिए मिलती है। जब मैं आपको मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो फिजिकल डिवीजन में आपको मैं 7 भागों में उसका फिजिकल डिवीजन पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, उस पूर्वी क्षेत्र में आपको बारिश का वितरण बहुत ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर। बाकी प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने, ठीक है, पर्यावरण का सौंदर्य बढ़ाने में तो वन आप में इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ जो है वनों से मिलने वाले, वो मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन की हम पर्टिकुलर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो हम पढ़ने वाले हैं, और हाँ एक और चीज, मध्य प्रदेश में जो वनों से रिलेटेड संस्थान है, उन वनों से रिलेटेड संस्थानों के बारे में भी आप स्टडी जो है आज करने वाले हैं। बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। देखिए अब आप नेक्स्ट विषय में कि जो लाइन बाय लाइन टॉपिक्स हैं, उनमें सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा था, हम वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा था कि वन नीति, ठीक है। इसमें 2 बातें बेहद इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में, ठीक है। वन नीति सबसे पहले आई थी 1952 में, 1952 में, और इसके बाद जो नई वन नीति है, वो नई वन नीति मध्य प्रदेश में आई है 2005 में, है ना। कब आई है, 2005 में आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। और ये वन नीति आई थी 4 अप्रैल 2005 को। कब आई थी नई वन नीति, 4 अप्रैल 2005 को आई थी। आपको डेट सही याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से हो सकता है। तो नई वन नीति मध्य प्रदेश में आई है 2005 में। अब इस नई वन नीति का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके कार्य क्या है, हम वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं देख लेते हैं। देखिए, जो नई वन नीति है वो किसको ध्यान में रखकर बनाई गई है, नई वन नीति पारिस्थितिकीय, है ना। पहली बात तो क्या है, पारिस्थितिकीय मतलब कि इकोलॉजिकल, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट ये कि इकोलॉजिकल, नेक्स्ट आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, अब इनकी इंग्लिश मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, तकनीकी संसाधनों, ठीक है, और नेक्स्ट मतलब ये जो चीजें हैं, तकनीकी संसाधनों का उपयोग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, देखिए नई जो वन नीति है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पारिस्थितिकी संतुलन हमें बनाना है, आर्थिक संतुलन हमें बनाना है,
सामाजिक संतुलन, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वनों के उपयोग को बढ़ावा देना है और वनों की उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक तौर से अच्छे तरीके से बढ़ाना है, दोनों तरीके से, मतलब कि क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो, दोनों चीजों पर बल दिया जाएगा। मतलब कि क्वालिटी पर भी हम जोर देंगे और हम क्वांटिटी पर भी यहां पर जोर देंगे, मतलब हम की मात्रा पर भी जोर देंगे, मतलब मात्रा भी ज्यादा हो और गुण भी कैसे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, मतलब क्वालिटी भी अच्छी हो क्वांटिटी भी अच्छी हो, उस पर हम जोर देंगे तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर। मतलब जो वन है, वनों में भी नई नई तकनीकों को हम बढ़ावा देंगे, ठीक है, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम चीजों को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, वनों का जो उत्पादन वगैरह है वो उसमें बढ़ाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, इन सब चीजों की सहायता से वनों की उत्पादकता हम बढ़ाएंगे, मतलब प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, पर्यावरण संरक्षण हम इन तकनीकों के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे, मतलब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हम करेंगे। घूम फिर कर वही बातें सारी यहां पर भी जो है आ रही है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर जोर दिया जाएगा। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है नई वन नीति में, ये क्या ग्रीन बेल्ट बनाने की बात करते हैं, ठीक है, ग्रीन बेल्ट, मतलब जो शहरी क्षेत्र है उन शहरी क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा, ताकि क्या हो, ताकि उन शहरी क्षेत्रों में भी जो है कहीं ना कहीं हरियाली रहे और उन शहरी क्षेत्रों में भी जो है लोगों को शुद्ध हवा और जो प्रदूषण वगैरह है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी निजात मिल सके और कहीं ना कहीं वो भी जो है नेचुरल फ्रेंडली लाइफ जो है वो जी सके। लेकिन इसी के अंदर एक और बात है, जो ग्राउंड, ठीक है, वाटर रिचार्जिंग वाला कंसेप्ट है वो भी इसमें है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होगी शहरी स्थानों पर, जो शहरी प्लेस है उन शहरी प्लेस पर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जो है उस पर भी विशेष तौर पर जो है ध्यान दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य किसके, नई वन नीति के। क्लियर? अगर ये मेंस में भी आंसर राइटिंग के हिसाब से आता है तो मेरे ख्याल से इसको आप थोड़ा सा एलिब्रेट कर आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहां बता चुका हूं, ठीक है। इन सब चीजों पर जो है जोर रहेगा किसमें, नई वन नीति में। प्लस नई वन नीति में एक और बात है, नई वन नीति में जो है टूरिस्ट प्लेसेस है, जो फॉरेस्ट मतलब जो नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस है उनको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा और नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप करने के साथ साथ वहां जो आसपास के लोग हैं उन आसपास के लोगों को भी उस रोजगार से जो है जोड़ा जाएगा। क्लियर? जो पर्यटन नीति है वो उसमें भी रखा गया है कि ठीक है, जो पर्यटन नीति आप पढ़ेंगे उस पर्यटन नीति में भी उन बातों का ध्यान रखा गया है कहीं ना कहीं। तो जो नई वन नीति है उस नई वन नीति में जो है टूरिज्म को भी जो है हमने इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं दिया है। तो दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है कि नई वन नीति कब आई है, 2005, इन कितने अप्रैल को, 4 अप्रैल 2005 को जो है नई वन नीति मध्य प्रदेश में आई है। ये आपको ध्यान अच्छे तरीके से रखते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब मध्य प्रदेश में वनों से रिलेटेड प्रमुख संस्थान थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से संस्थान मध्य प्रदेश में वनों से रिलेटेड है, क्योंकि हम वनों का वर्गीकरण सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों से रिलेटेड कौन कौन से संस्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक और चीज हम देख लें, वन विकास निगम, ये भी हमारा एक टॉपिक है, वन विकास निगम। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़नी, बस कब आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बना, 24 जुलाई 1975। कब बना है, 24 जुलाई 1975 को जो है वन विकास निगम बनाया गया है। और वन विकास निगम का कार्य यह है कि आर्थिक दृष्टि से जो वन है, सागौन, बांस, इनका दोहन जो हो रहा है, उनकी उपयोगी प्रजातियों को पहचान कर वृक्षारोपण करवाना, ये वन विकास निगम का काम है। जो कहीं ना कहीं नई वन नीति में है वही कहीं ना कहीं इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, अच्छी प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ठीक है। और जो उद्योगों धंधों में काम आते हैं जैसे लुगदी पेपर, उसके उपयोग को बढ़ावा देना, कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, वन औषधि जो है उसको बढ़ावा देना, इसलिए संजीवनी संस्थान का मैंने रेफरेंस दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजें आपको वन विकास के कार्यों में जो है देखने के लिए दिखाई देगी। ठीक, बढ़ते हैं अब इसी में आगे। तो अब आप देखेंगे कि जो अगला हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा उस टॉपिक से एग्जामिनेशंस में बनते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, या मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित संस्थान, वनों से संबंधित संस्थान या इंस्टीट्यूशंस,
ठीक है, कि मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित संस्थान या इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं और वो कहां कहां पर स्थित हैं और वो कब बने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उनके बारे में डिटेल्स पढ़नी है या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके बारे में आपको गैदर करनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक जनरल इंफॉर्मेशन उनके बारे में रखनी है। क्यों? क्योंकि उस जनरल इंफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन के आधार पर हम पहली बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आता है क्योंकि उसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में है, जिससे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, अदर वनडे एग्जामिनेशंस में भी यहां से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय या भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, संस्थान वो स्थित है देहरादून में। कहां पर है? देहरादून, यूके, उत्तराखंड, देहरादून में स्थित है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके? 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उन 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक क्षेत्रीय कार्यालय ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहां पर है? इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको मिलेगा। यहां से कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में कहां पर है? जबलपुर में स्थित है। किसका क्षेत्रीय कार्यालय? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय। ये इंस्टीट्यूट रिलेटेड है आईएफएस वालों से भी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो लोग जाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो लोग सिलेक्ट होते हैं, उनकी कहीं ट्रेनिंग से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको ट्रेनिंग भी कहीं किसी न किसी रूप में प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, उसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहां पर एक आईआईएफएम भी है। आईआईएफएम का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, फॉरेस्ट का प्रबंधन कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड भी एक इंस्टीट्यूट हमारे यहां पर आपको मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कहां पर स्थित है? भोपाल, भदभदा पर स्थित है, भोपाल। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, आईआईएफएम। आपने सुना होगा टेट का एग्जामिनेशन होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके तहत लोग एमबीए में एडमिशन लेते हैं आईआईएम कॉलेजेस में। इसमें लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम में वहां से एडमिशन होता है। इसी तरीके से जो आईआईएफएम है, जिन लोगों को फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जाना होता है, कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट जिनको सीखना होता है, वो आईआईएफएम में एडमिशन लेते हैं। और जो वन अधिकारी वगैरह जो होते हैं, जैसे आप फॉरेस्ट रेंजर वगैरह बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो आईआईएफएम में दी जाएगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में दी जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आईआईएफएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वन के प्रबंधन से रिलेटेड जो है कोर्स और उससे रिलेटेड एमबीए डिग्री, उससे रिलेटेड जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का कार्य आईआईएफएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में किया जाता है। बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन है, जो कि नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है। इज दैट क्लियर? इसलिए बहुत ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशन की अवधारणा आई थी 1978 में, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है किसकी हेल्प से बनाया गया, तो जो स्वीडिश इंटरनेशनल, ठीक है ध्यान है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ठीक है, उसकी सहायता से इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सहायता से इसको बनाया गया था। और इसका जो श्रेय है, मतलब जो इसका स्थापना दिवस है 1982 के आसपास माना जाता है। थोड़ा सा एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि 1982 है 1984, पर मेरे ख्याल से 70 से 80% में श्योर हूं कि ये 1982 ही होना चाहिए। तो क्लियर हुआ आईआईएफएम के बारे में कि आईआईएफएम कहां स्थित है और किसके माध्यम से वो बनाया गया है। उसके अलावा हमारे यहां पर वनों से रिलेटेड 2 महाविद्यालय, 2 क्या है? महाविद्यालय, ध्यान रहे, 2 कॉलेजेस हैं, किससे रिलेटेड? वनों से रिलेटेड, बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ जगहों पर विद्यालय हैं, तो ध्यान रहे हमारे यहां पर 2 वन राज्यिक महाविद्यालय हैं, वन राज्यिक महाविद्यालय। वो वन राज्यिक महाविद्यालय आपको कहां मिलेंगे, हम ये थोड़ा सा देखते हैं। तो वन राज्यिक महाविद्यालय 2 जगहों पर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो वन राज्यिक महाविद्यालय 2 जगहों पर है, ठीक है। एक तो कहां है? बालाघाट में, और दूसरा कहां मिलेगा आपको? बैतूल में। इन 2 जगहों पर वन राज्यिक महाविद्यालय, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है एग्जामिनेशन में कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना कहां हुई है।
तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले वन राज्य महाविद्यालय की स्थापना हुई है 1979 में बालाघाट में, है ना। 1979 में कहां पर हुई? बालाघाट में हुई। उसका सेकंड वन राज्य महाविद्यालय बना है 1980, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1980s में कहां पर बना है? बैतूल में बना। तो 2 जगहों पर वन राज्य महाविद्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा, एक तो बालाघाट और दूसरा कहां है? बैतूल। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये तो देखिए एक बात हुई IIFM की, है ना, एक बात हो गई अब महाविद्यालय मतलब इससे रिलेटेड कॉलेजेस की, ठीक है। नेक्स्ट बात होगी इससे रिलेटेड स्कूल्स की। इससे रिलेटेड स्कूल्स कहां कहां पर है, जहां पर क्षेत्रपाल वगैरह इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इससे रिलेटेड जो स्कूल्स आप देखेंगे कुछ जगहों पर है। तो वन विद्यालय कहां पर है? वन विद्यालय जहां पर फॉरेस्ट गार्ड वगैरह को ट्रेनिंग दी जाती है। तो वन विद्यालय आपको मिलेगा एक तो शिवपुरी में, है ना, कहां पर है? शिवपुरी में एक है। शिवपुरी के अलावा गोविंदगढ़ में है ना। शिवपुरी के अलावा कहां है? गोविंदगढ़। इसके अलावा अमरकंटक में आपको मिलेगा, है ना। इसके अलावा आपको मिलेगा लखनादौन। कहां पर मिलेगा? लखनादौन, जहां की मावा बाटी बहुत ज्यादा फेमस है, अगर आपने सुना हो तो, ठीक है। तो शिवपुरी, गोविंदगढ़, अमरकंटक और लखनादौन, इन जगहों पर क्या है? वन महाविद्यालय मतलब फॉरेस्ट स्कूल है। अगर हम पर्टिकुलर इसको बोलना चाहें तो कौन सा स्कूल है? यहां पर फॉरेस्ट स्कूल है। इज दैट क्लियर? तो अगर कॉलेजेस की बात होती है इससे रिलेटेड तो कहां पर है? बालाघाट एंड बैतूल में। और अगर नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बात होती है, IIFM से रिलेटेड, तो वो कहां पर आपको मिलेगा? वो मिलेगा आपको भोपाल में, ठीक है। इसके अलावा वन विद्यालय से रिलेटेड बात होगी तो शिवपुरी, गोविंदगढ़, अमरकंटक और लखनऊ। मैं समझ सकता हूं कि इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा स्पीड बड़ी ज्यादा लग रही होगी, आई नो, बट ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप नोट करते हुए चलिए साथ में, ठीक है। तो आप स्पीड भी मेंटेन कर ही लेंगे। तो इससे रिलेटेड संस्थान क्लियर हुए, है ना। आई होप आपको वनों से रिलेटेड संस्थान क्लियर हो गए होंगे। और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर सन वगैरह से रिलेटेड भी आता है तो अब मेरे ख्याल से कर लेंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रहेगा। आपको ये चीज अच्छे तरीके से ध्यान रहे और माइंड में इसको डालकर आप चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसी में हम। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक हमारा है वनों का वर्गीकरण, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वनों के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा आपको स्लो समझना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन, ठीक है, मध्य प्रदेश। इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है वन है उनका वर्गीकरण। तो वनों का वर्गीकरण, चलिए वनों का वर्गीकरण मध्य प्रदेश में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के वनों को किस किस आधार पर और कितने उसमें बांटा गया है, ये अब इंपॉर्टेंटली हमें देखना है। तो जब भी यहां पर वनों के वर्गीकरण की आप बात करेंगे तो वनों के वर्गीकरण में आपको 4 आधार यहां पर बनाना है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 4 आधार पर किया गया है। सबसे पहला है जलवायु के आधार पर। मैं फिर इसको एक एक करके समझा दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? सबसे पहला पॉइंट में डालता हूं जलवायु के आधार पर, है ना। किसको बेस बनाकर किया जा रहा है? जलवायु को बेस बनाकर किया जा रहा है, जलवायु के आधार पर किया जा रहा है। जलवायु के आधार पर अगर हम वनों के वर्गीकरण की मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो 3 प्रकार के वन आपको यहां पर दिखाई देंगे। सबसे पहला आपको मिलेगा उष्ण, ठीक है, कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना। पहला कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल, ठीक है, डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। पहला पॉइंट क्या हो गया? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। पहला किस किस आधार पर वर्गीकरण है हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बोर्ड पर जगह कम है इसलिए नहीं तो मैं एक ही साथ उसको बता देता और आप कर पाए तो उसको एक ही साथ कर ले, क्योंकि 4 आधार पर वनों का वर्गीकरण है। एक तो है जलवायु के आधार पर जो मैंने अभी बताया, एक है प्रादेशिक आधार पर, दूसरा कौन सा आधार पर है? प्रादेशिक आधार पर है। तीसरा है आपको मिलेगा प्रजाति के आधार पर, है ना। तीसरा कौन सा आधार पर है? प्रजाति मतलब स्पीसीज को बेस बनाकर किया गया है। और फोर्थ आपको मिलेगा प्रशासनिक आधार पर, है ना। फोर्थ किसके आधार पर है? प्रशासनिक आधार पर। इन 4 आधारों पर वनों का वर्गीकरण है। जलवायु के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर और प्रशासनिक आधार पर। इन 4 तरीके से मिलेगा, जलवायु, प्रादेशिक, प्रजाति और प्रशासनिक। तो सबसे पहले हम किसके आधार पर देख रहे हैं? जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर तो पहला पॉइंट जलवायु के आधार पर, इसके अंदर पहला पॉइंट कौन सा हो गया? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सेकंड इसमें आता है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन की आप बात करेंगे तो यह आएगा ट्रॉपिकल, ठीक है, सेमी, यहां पर अर्ध के लिए क्या लगा देंगे? सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है।
अब आपको एक चीज यहां पर कॉमन मिल रही होगी, यहां पर भी उष्णकटिबंधीय है, यहां पर भी उष्णकटिबंधीय है। मतलब मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज्यादा है। उष्णकटिबंधीय वन है मतलब कि कौन सा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। मतलब अधिकांशतः मध्य प्रदेश में, अधिकांशतः ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में ही उष्णकटिबंधीय जो है मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं। विशेष तौर पर उष्णकटिबंधीय वन बोल देंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब आप बोलेंगे थर्ड कौन सा है, तो थर्ड भी इसी नाम से है। थर्ड आपका है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन है ना, कौन सा है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश होगा ट्रॉपिकल, ठीक है, ड्राई, ट्रॉपिकल ड्राई, ध्यान रखिए शुष्क के लिए ड्राई लगा दिया हमने, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो जलवायु के आधार पर अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो मध्य प्रदेश में 1, 2 और 3 प्रकार के जो है फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट and the second one is tropical semi-deciduous forest and the third one is tropical dry deciduous forest. मतलब we can say that कि all over in MP there are tropical forest, मतलब all over MP are covered with tropical forest, but tropical जो rain forest है, मानसूनी जो जलवायु हमारे यहाँ पर विशेष तौर पर है। हमारे यहाँ अगर जलवायु की हम बात करेंगे तो मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ पर हम देखने के लिए मिलती है। तो उस मानसून के आधार पर जो है हम देखें तो मतलब जलवायु के आधार पर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विशेष तौर पर हमें दिखाई देंगे। प्रादेशिक आधार पर देख लेते हैं कि प्रादेशिक आधार पर भी वनों का वर्गीकरण हमारे यहाँ किया गया है। इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो प्रादेशिक आधार पर देखें तो प्रादेशिक आधार पर भी जो है आपको 3 प्रकार के वन क्षेत्र दिखाई देंगे। किस आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। ध्यान रहे अभी मध्य प्रदेश का जो है फिजिकल डिवीजन बचा हुआ है, इसी के साथ फिजिकल डिवीजन की कुछ चर्चा होगी वो हम बिल्कुल करेंगे। तो सेकंड हमारा कौन सा आधार है, प्रादेशिक आधार पर, है ना। सेकंड कौन सा आधार पर है, प्रादेशिक आधार पर। तो प्रादेशिक आधार पर भी 3 प्रकार के ही वन क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रादेशिक आधार पर है विंध्य कैमूर श्रेणी, है ना। पहला कौन सा, विंध्य कैमूर श्रेणी। अब इसको इंग्लिश में देना तो विंध्य कैमूर रेंज आप लिख सकते हैं, तो विंध्य कैमूर श्रेणी। सेकंड है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सेकंड कौन सी है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, अगर सेकंड की हम बात करेंगे तो। थर्ड अगर मैं यहां पर बात करूं तो थर्ड आपको मिलेगा मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी। मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी, ठीक है, ये आपको देखने के लिए यहां पर मिलेगा। तो प्रादेशिक आधार पर वनों का विभाजन कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से ही है। वो विंध्य कैमूर श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी। मतलब विंध्य कैमूर रेंज, सतपुड़ा मैकाल रेंज एंड मुरैना शिवपुरी प्लेटू रेंज, ठीक। ये 3 आधार मिलेंगे किसके आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। अगला आधार मैंने कौन सा बताया था, प्रजाति के आधार पर। चलिए प्रजाति के आधार पर वो देख लेते हैं, तो प्रजाति के आधार पर कौन सा है। तो प्रजाति के आधार पर अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे, देखिए प्रजाति के आधार पर, तो प्रजाति के आधार पर भी 3 ही प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह 3 प्रकार है। प्रजाति के आधार पर पहला है सालवन, कौन सा है, सालवन काफी ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा है सागौन वन और थर्ड है मिश्रित वन। कुछ जगहों पर बांस वन भी दिया हुआ है मिश्रित वन की जगह, उसके बाद मिश्रित वन लिखा है, लेकिन मिश्रित वन के अंदर ही हम उसे इंक्लूड कर देंगे। तो सालवन, सागौन वन और मिश्रित वन, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट किस आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, है ना। फोर्थ किस आधार पर है, प्रशासनिक आधार पर है, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है डिवीजन पूछा जाता है। फर्स्ट वाला जो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों का वितरण है, वहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हो, उस जगह से एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। बट कुछ जगह कई बार जो है प्रशासनिक आधार पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। प्रशासनिक आधार पर भी 3 ही प्रकार है। पहला कौन सा वन आता है इसमें, संरक्षित वन, है ना। पहला कौन सा वन है, संरक्षित वन, ठीक। सेकंड इसमें आपको आता है आरक्षित वन, है ना। सेकंड कौन सा वन है, आरक्षित वन। और थर्ड आता है आपका अवर्गीकृत वन, है ना। थर्ड कौन सा वन है, अवर्गीकृत वन। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। कौन सा फॉरेस्ट हो जाएगा, रिजर्व फॉरेस्ट। और थर्ड हमारा होगा, ये हमारा होगा अनप्रोटेक्टिव, ठीक है, अनप्रोटेक्टिव फॉरेस्ट या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, हम यही बोल सकते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो प्रशासनिक आधार पर, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
उस आधार पर अगर हम देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश. वन इज द प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, सेकंड इज रिजर्व फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज अनप्रोटेक्टिव फॉरेस्ट या अनक्लासिफाइड जो है फॉरेस्ट. सॉरी, इसमें हम देखें तो सबसे पहले हम जिसकी पर्टिकुलर यहां पर बात करने वाले हैं वो हमारा कौन सा है, जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार. उसकी जो डिटेल है मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में पढ़ाऊं ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि लेक्चर काफी ज्यादा लंबा होगा. ठीक है, आप इस लेक्चर के इतने नोट्स बनाइए. आई होप आप एमपी की सीरीज जो है तो अगला लेक्चर आपको जल्दी ही मिल जाएगा. इसके बाद वाला उसमें हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड वनों का जो पूरा वर्णन है तो समाप्त कर देंगे, क्योंकि यही सारी चीजें उसमें आपको पढ़नी है. लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो एक बार एमपी का फिजिकल डिवीजन जरूर पढ़ लें. हालांकि मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन अगर आप भी पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा. फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें मालवा का पठार, ठीक है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, है ना, और बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी वाला जो पूरा पोर्शन है वो, ये सारी चीजें अगर आप देख लेंगे तो कहेंगे ये और अच्छे से आपको क्लियर होगा. ठीक, नहीं भी देख पाए तो कोई बात नहीं, मैं अगले लेक्चर में उसको कराऊंगा ही. इसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो मेन जो ज्योग्राफिकल बेस में आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बिल्कुल पढ़ाऊंगा. तो आई होप साथियों इतना आपको समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा स्पीडली मैंने इस लेक्चर को कवर किया है ताकि आपको कम टाइम में थोड़ी सी ज्यादा चीजें इसके बारे में हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं थी, इसलिए मैंने इतना स्पीडली इसको पढ़ाया है. मिलते हैं अगले लेक्चर में. ठीक है, तब तक के लिए जो इतना लेक्चर है उसको आप कवर कीजिए, नोट्स बनाइए. ठीक, और कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए. इज दैट क्लियर? ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.